कई बार इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसमें वो सामने वाले का नुकसान करने की बजाय फायदा देके चला जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारत और चीन के संबंधों में गर्माहट यानी सुधार आने शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया और उसको ग्रेट बनाने के चक्कर में कुछ ऐसी पॉलिसीज अख्तियार कर ली जिससे कि उनके साथी तो दूर जाते रहे, लेकिन जो ऐसे देश थे जो आपस में उनके कहीं तनाव थे जिसका फायदा अमेरिका को होता था, अब वो देश अपनी रिलेशंस को सुधारने में लगे हैं, जिसका फ्यूचर में अच्छा खासा नुकसान अमेरिका को होने वाला है। क्या कुछ हुआ है, सारी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रुथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए विदाउट एनी डिले करें सब्सक्राइब, सो दैट आपको अनफिल्टर्ड और अनबायस कंटेंट राष्ट्र के हित में मिल पाए। तो फिर शुरुआत करते हैं। तो साहब, ये मागा का नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा अमेरिका पे भारी पड़ता दिख रहा है। हो ये गया कि अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के वॉर को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा है, या यूं कहिए कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटी शो कर रहा है कि भाई हां, हम शांति दूत हैं, हम शांति चाहते हैं। बहुत हद तक ये बड़ा स्पष्ट है कि इस वॉर का जिम्मेदार अमेरिका कहीं ना कहीं है, क्योंकि नाटो के विस्तार की जिद अमेरिका की है और उसका शिकार यूक्रेन बना है। अब क्या होने वाला है वो तो बहुत जल्दी कुछ समय में आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इनके वादे थे 50 दिन, फिर 10 दिन, फिर पहले 24 घंटा, फिर 50 डेज और उसके बाद में 10 दिन, वो सारे बातें फेल होती गई। तो अल्टीमेटली अब इनको लगने लगा कि इसको हम किसके ऊपर इसकी टोपी ओढ़ाएं और क्या एक नया नैरेटिव सेट करें। तो इन्होंने क्या प्लानिंग किया, इन्होंने कहा कि भाई अमेरिका को स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया को यदि परेशान किया जाए, इंडिया के ऊपर टैरिफ का प्रेशर डाल दिया जाए तो रशिया कंट्रोल हो जाएगा। यह बात कैसे प्रूव होती है वो भी आपको मालूम चल जाएगी। तो रशिया को कंट्रोल करने के चक्कर में उसके सबसे एक मजबूत देश को, जो उसका सहयोगी देश है, उस पर क्यों ना वार किया जाए। डिबेट एक बड़ी गजब ये भी चली है कि भाई रशिया के साथ में चाइना भी बराबर का व्यापार करता है, इवन भारत से कुछ ज्यादा ही खरीद वो पेट्रोलियम की करता है, तो चाइना पे क्यों नहीं। इसको लेकर के एक अपनी डिबेट है, उसके ऊपर हम भी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। लेकिन इंडिया पे जब इन्होंने तनाव डालना शुरू किया तो उनको ये उम्मीद रही कि भाई शायद रशिया इससे जागेगा। और रिसेंटली आपको पता हो तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह भी चुके हैं कि यदि भारत पे तनाव का ये परिणाम है तो ही जाकर के रशिया जो है वो ऑन टेबल आ रहा है और ये पीस टॉक में वो शामिल हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले तो भारत के ऊपर 25% टैरिफ आया था। 25% टैरिफ के बाद में 25% एडिशनल टैरिफ लगा के टोटल 50% टैरिफ भारत के ऊपर यूएस ने इंपोज कर दिया, जो कि 27 अगस्त से रिमेनिंग 25% लागू हो जाएगा। जब इनसे सवाल जवाब हुए कि भाई आखिर में ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि भाई पार्शियली बिकॉज ऑफ ब्रिक्स एंड पार्शियली ट्रेड। कुछ जो है वो ब्रिक्स की वजह से और कुछ व्यापार की वजह से, मतलब भारत व्यापार समझौता नहीं कर रहा, इसलिए। दूसरी चीज ब्रिक्स की वजह से, क्योंकि वो ब्रिक्स में जाकर के डॉलर को चुनौती दे रहा है। दूसरी बात, रशिया के साथ में वो ट्रेड कर रहा है। तो सारी चीजें घूम घुमा के दो चीजों पे टिकती है, वो है ट्रेड, कि भैया हमसे व्यापार करो, और दूसरा यहां पे एक पर्सनल इशू भी क्रिएट होता है कि हमें इस तरह से आप स्वीकार कर लो कि हम जो है वो दुनिया के राजा हैं, हम शांति दूत हैं। और शांति दूत भी ना कहें तो कम से कम ये तो कहिए कि यदि हम कहें कि दिन में रात है तो आप रात मान लीजिए, रात में दिन कहें तो दिन मान लीजिए। कुल मिलाकर के हमारी हां में हां मिलाइए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत ने यह सब स्वीकार करना उचित नहीं समझा। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये जिन शख्स को आप देख रहे हैं इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी का मतलब हुआ सरल भाषा में वहां के ये वित्त मंत्री के पदभार को संभालते हैं। तो स्कॉट बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने कहा कि यूएस वांट्स ऑफ एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया इफ ट्रंप पुतिन पीस टॉक फेल। ये बीबीसी ने कवर किया है, कल की न्यूज है ये, कि साहब अगर जो अलास्का में मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग में पुतिन और ट्रंप के बीच जो वार्ता है, यदि ये सक्सेसफुल नहीं होती है, रशिया इन शर्तों को नहीं मानता है, युद्ध को नहीं रोकता है, तो यहां पे उन्होंने चेतावनी दे दी कि भारत के ऊपर और कड़े टैरिफ लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर वो एक पुरानी जो फिल्में हुआ करती थी, तिलिस्मी फिल्में, जिसमें जादू दिखाया जाता था कि भाई एक तांत्रिक है, तांत्रिक की आत्मा एक तोते में बसी है, तोता कहीं जंगल में है, तो आदमी वो तांत्रिक है वो अमर है। तो जब उस तोते की गर्दन मरोड़ी जाती है तो तांत्रिक को दर्द होने लगता है, वो बोलता है भाई मुझे कोई बचा ले। तो अमेरिका को यह महसूस होता है कि रशिया को जो कि एक तांत्रिक के रूप में देख लें तो उसका तोता वो भारत को समझता है कि उसकी जान भारत में बसती है, भारत की गर्दन थोड़ी मरोड़ेंगे तो रशिया वहां से अपनी शर्तों के ऊपर मान जाएगा, मतलब अमेरिका के आगे वो सरेंडर कर देगा। एक बहुत बड़ी भूल में ये जी रहे हैं
क्योंकि उसके बारे में आज अच्छा खासा जवाब प्रधानमंत्री जी लाल किले से दे चुके हैं। तो कुल मिला के ये स्पष्ट हो गया कि अमेरिका की नीति बड़ी क्लियर है, यदि हमारी हाँ में हाँ होती है तो ठीक है, वरना हम कुछ और स्ट्रॉन्ग टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगा देंगे। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका का सबसे बड़ा चैलेंज ब्रिक्स बन चुका है। ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे जो देश अभी शामिल है, उसमें रशिया को कंट्रोल करने के लिए देखो ब्राजील तो बिल्कुल आउट जा चुका है, ब्राजील कंट्रोल के बाहर है। चाइना के ऊपर कोई तरह का कंट्रोल है नहीं, साउथ अफ्रीका एक हद तक इसके नियंत्रण में हम कह सकते हैं। और भारत के ऊपर ये पूरा जोर लगाए बैठा है, क्योंकि भारत के साथ में कंडीशन सर कुछ और है। भारत में जोर लगाए बैठा है, लेकिन भारत कंट्रोल में आ नहीं रहा। स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो रवैया रहा, उससे भारत बहुत हद तक फ्रंट अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। अब ये भाई ऐसे कौन सी बात है जिसकी वजह से भारत भी ज्यादा जोर दे रहा है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। अब मेरे दोस्तों, ये डेवलप होती हुई दोस्ती अमेरिका के पेट दर्द का बहुत बड़ा कारण है। अब यहां क्या हुआ है कि अमेरिका ने जैसे जैसे निर्णय लिए, स्पेशली भारत के खिलाफ, तो भारत और चीन की जो नजदीकियां हैं, क्योंकि चीन तो ऑलरेडी अमेरिका को एक तरह से जितनी गहरी संबंध कभी रहे नहीं, और अमेरिका के अगेंस्ट का एक ठप्पा चीन पे लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही भारत के वो खिलाफ बयानबाजी हुई, तो चीन ने भारत के पक्ष में कुछ हद तक के बयान दिए, जिससे कि दोनों के संबंधों में एक सुगबुगाहट शुरुआत हुई कि यहां कुछ पॉजिटिव हो सकता है। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आरआईसी का डेवलप होना, रशिया इंडिया चाइना का ये जो एक ट्रॉइका यदि डेवलप होता है, वो ब्रिक्स को मजबूत करेगा और इनडायरेक्टली वो इंडिया को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करने वाला है। तो जिस तरीके से भारत और चीन के संबंध बढ़ रहे हैं, भारत चीन के संबंधों के अंदर जिसको हम कहते हैं सुधारात्मक रवैया हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके पीछे ये तो निश्चित है कि रशिया की एक अपनी भूमिका है। बिना रशिया की भूमिका के इन दोनों देशों के संबंधों की मध्यस्थता या दोनों के संबंधों की बेहतरी बिना मध्यस्थता के संभव नहीं थी, क्योंकि अविश्वास की भावना दोनों ही पक्षों में गहरी है। भारत के साथ में जो स्थितियां इतिहास में हुई हैं, भारत उन सब चीजों से अवेयर है और फूक फूक के कदम बढ़ रहा है। लेकिन रशिया की मध्यस्थता एक विश्वास पैदा करती है और बैलेंस भी बनाने की निश्चित रूप से वो बैलेंस भी बनाती है। यहां पे बात हम करेंगे तो ये है जू फेइहंग। जू फेइहंग भारत में चीन के राजदूत हैं। कुछ समय पहले से ही इनके सकारात्मक बयान आरआईसी को लेकर आने शुरू हो गए थे। इनका फोकस ये रहा कि भाई भारत और चीन के संबंध ठीक होने चाहिए, बिकॉज इतिहास बहुत लंबा रहा है और तो वहां पे जो तनाव के पल हैं वो बहुत छोटे हैं। बाकी समय दोनों ही सिविलाइजेशंस कह लीजिए, दोनों देशों के बीच में संबंध ठीक रहे। तो ये आरआईसी का ट्रॉइका जो है ये ठीक डेवलप हो, तो चाइना की प्रयास शुरू से थे। रिसेंटली एससीओ को लेके भी भारत के विदेश मंत्री का चीन जाना हुआ, भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जी डोवाल साहब, उनका चीन जाना हुआ। उसके साथ में भी प्रधानमंत्री जी का भी एससीओ समिट में जाना लगभग कंफर्म है। अब यहां पे क्या हुआ कि जैसे मुलाकात हुई, तो उस समय वेंग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री हैं और 18 अगस्त को भारत भी आने वाले हैं, उन्होंने उस समय एक बयान दिया था कि भारत और चीन को एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल वहां से हो गई थी। दूसरी बात, लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी की स्थितियों को लेकर वार्ता जारी रखने पर भी सहमति जताई थी, क्योंकि गलवान के बाद में वार्ताएं लगभग रुक चुकी थी। तो जो गलवान के समय में या कोविड के बाद में जो जो वो पूरा दौर था, उसके समय जमी हुई बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और उसको आंच देने का या गर्मी देने का काम जो है वो अमेरिका ने अच्छी तरीके से कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए मुलाकात जो एस जयशंकर साहब की हुई वो काफी सकारात्मक रही। दोनों देशों के संबंधों के अंदर एक ये फील हुआ कि भाई हाँ, दोनों देश साथ बढ़ सकते हैं। आपको एक ऐतिहासिक जो एक तथ्य है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में एनडीए की बनी, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आई थी, तो मोदी जी ने सबसे शुरुआती प्रमुख देशों के मेहमानों में जिनको इनवाइट किया था वो शी जिनपिंग थे। और शी जिनपिंग का जिस तरीके से स्वागत हुआ था, उससे ये मैसेज एकदम क्लियर गया था कि भारत की जो वर्तमान सरकार है वो चीन से अच्छे संबंधों में विश्वास रखती है। लेकिन चाइना की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई थी जिससे चीजें ठंडे बस्ते में चली गई थी। उनकी एक्टिविटी ऐसी थी जिसने इस दोस्ती का या इस जेस्चर को उतना वेलकम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। लेकिन सर, समय के साथ में चीजें बदली। रिसेंटली आपको पता होगा कि चीन ने भारत के एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यात्रा वीजा वहां पे दिया है, जिसमें तीर्थ यात्री वीजा विशेष रूप से है। तो और वहां पे जो लाइन लिखी गई थी, वहां पे लिखी गई थी कि भारतीय दोस्तों का हमारे यहां स्वागत है। क्योंकि जो शब्दों का सर बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसमें कोई शक नहीं है। एक एक शब्द क्या कोई देश की मीडिया या वहां की ऑफिशियल्स हैं वो बोल रहे हैं, वो मायने रखते हैं। तो यहां पे एक संबंधों की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो चुकी थी। और यहां पे न्यूज ने कवर किया था कि अमेरिकी ट्रेड वॉर के बीच चाइना की नई पहल है। कुल मिलाकर के अमेरिका ने जैसे ही नया रुख अख्तियार किया, चाइना के लिए भी यह भारत से संबंध सुधारने का अवसर था, क्योंकि चीन भी भारत के बिना
उसके लिए एशिया की पॉलिटिक्स में या एशिया की राजनीति में लीड करना मुश्किल है। यदि दोनों देशों की सहमति होती है तो दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है सर। इसके बाद में भारत ने सर देखिए चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर वीजा देने की घोषणा करी। 24 जुलाई से आवेदन शुरू हुए। गलवान संघर्ष के बाद यह सेवा भी बंद थी। कुल मिलाकर के लोगों का पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज यहां पे होना शुरू होता है, जो कि किसी भी एक रुके हुए दो देशों के संबंधों के बीच एक अच्छी भूमिका यह निभाता है। अब यहां पे क्या हुआ, इन सभी सिचुएशंस के बीच में चाइना ने इसको वेलकम किया। चाइना ने इसको लेकर के अपने जो इंडिया की एम्बेसी है चाइना में, उसके ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा कि दिस इज ए पॉजिटिव मूव और हम भी दोनों देशों के बीच में संबंध कैसे बेहतर हो भविष्य में उसके लिए हम प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। अब उसकी झलक यहां दिखनी शुरू हो चुकी है। यहां पे झलक किस रूप में दिखी, क्योंकि जो व्यापार का कॉन्सेप्ट है, व्यापार का जो आधार है वो बहुत जरूरी होता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, भारत चीन का व्यापार देखा जाए आंकड़ों में तो बहुत बड़ा है, लेकिन यदि बैलेंस ऑफ ट्रेड के कॉन्सेप्ट पे आप देखेंगे, व्यापार संतुलन की स्थिति में देखेंगे, तो वो भारत के लिए घाटे का सौदा है। घाटे का सौदा इस संदर्भ में है कि भारत का आयात जो है वो चीन से बहुत ज्यादा है और चीन की तरफ चीन के को जाने वाला यानी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। तो अब इस स्थिति को सुधारने के लिए भी तो संबंधों का ठीक होना जरूरी है। तो शायद ये एक शुरुआत भारत को उस पक्ष में लेके जाएगी। देखते हैं सर आगे इसमें क्या चीजें और छुपी हुई है। यदि इन दोनों देशों के संबंधों में किसी प्रकार की सुधारात्मक कदम बढ़ते हैं तो यह अमेरिका के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका चीन को अपनी एक बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि आज के टाइम में चीन एक ऐसा प्लेयर बन चुका है ग्लोबल इकोनॉमी का, क्योंकि उसको कंट्रोल करना या उसको दबा के चलना पॉसिबल नहीं है। तो यदि चीन की ताकत बढ़ती है तो अमेरिका के ताकत के घटने के संकेत है, और अमेरिका की यदि ताकत बढ़ती है, देशों का सहयोग बढ़ता है, तो वो इनडायरेक्टली चीन और रशिया को कंट्रोल करेगा। लेकिन यहां पे अमेरिका से जो मेक अमेरिका ग्रेट होता हुआ मेक अमेरिका अलोन हो रहा है, तो वो अमेरिका के लिए परेशानी का कारण है और भारत का चीन से जुड़ना तो ज्यादा तकलीफदेह उसके लिए हो जाएगा। उसके पीछे फैक्टर ये है कि अमेरिका की ग्लोबल हेजेमनी का जो सपना है उसका कि दुनिया मेरी और मैं इस दुनिया का ये मोगेम्बो बनना चाहता है, वो बन नहीं पा रहा, क्योंकि उसके लिए इसने अलग अलग जो जोन बांटे हैं जहां पे अपने आप को एक तरह से अपने पैर को फंसा के रखना चाहता है। उस तरह से यदि इंडो पैसिफिक रीजन में आप देखेंगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को कंट्रोल करने के लिए इसने क्वाड बनाया, और क्वाड के अंदर जो एक मेजर जो एक बड़ा राष्ट्र जो उसका सहयोगी बना वो इंडिया बना। अब यहां से यदि क्वाड में से इंडिया की स्थिति कमजोर होती है, कमजोर का मतलब है कि वहां से भले इंडिया ना निकले, ऑफिशियली डिक्लेयर ना करे, लेकिन यदि चाइना से रिलेशन वो बढ़ाना शुरू कर देता है तो क्वाड की जो आत्मा है वही कमजोर हो जाएगी। अब जब क्वाड की आत्मा ही कमजोर हो जाएगी तो क्वाड की आत्मा से मरेगा कौन? अमेरिका। तो अमेरिका के लिए सबसे बड़े स्ट्रेस का ये मेरे दोस्तों काम है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चीन से संबंध डेवलप करना चाह रहा है, जापान भी करना चाह रहा है, और इंडिया के रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं। ये न सिर्फ भारत चाहता है बल्कि चीन भी चाहता है, क्योंकि इससे अमेरिका सीधा सीधा टैकल हो जाएगा। अब यहां से टैकल होता है तो यहां बैठे हुए रशिया, चाइना और इंडिया यानी RIC की मजबूती निश्चित रूप से होने वाली है। अब यहां पे जो ये ट्रॉइका है, ये ट्रॉइका तो चैलेंज हो ही चुका है। अब मेरे दोस्तों जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्री रणधीर जायसवाल हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। आपने कल एक प्रेस ब्रीफिंग की और इन दिनों में बड़े ही एग्रेसिवली फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं और डिफेंसिव मोड में नहीं है, अटैकिंग मोड में है। बिकॉज एक प्रवक्ता होने के नाते इनका जो मूल काम है वो सरकार के नजरिए को पेश करना है। अगर ये कोई बात कह रहे हैं जिसमें गोलमोल बात हो रही है, खुल के नहीं कह पा रहे हैं, तो वो सरकार की ही तरीका है, सरकार का ही नजरिया है। और यदि कहीं पे ये फ्रंट फुट पे आ चुके हैं और खुल के बातें बोल रहे हैं तो भी वो सरकार का ही नजरिया है, इनके निजी विचार तो नहीं हो सकते। तो साहब अभी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जो है वो बड़ी वोकल हो चुकी है और क्लियर कट बातें सामने रख रही है, जैसा कि चीन के विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता भी सामने रखते हैं। रणधीर जायसवाल साहब से इस बारे में सवाल जब हुआ कि भाई चीन से आपके क्या संबंधों के बारे में विचार हैं, तो ANI ने सर इसको कवर किया 14 अगस्त 2025 रात को 22:34। ठीक है सर, यानी रात को 10:34 की खबर है। इंडिया चाइना इन टॉक्स टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड थ्रू ऑल डेजिग्नेटेड पासेस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। कहने का मतलब जो रोड ट्रांसपोर्टेशन भारत और चीन के बीच का देखा जाए, जहां से व्यापार संबंध विकसित होते हैं, तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बीच में एक हिमालय का ज्योग्राफिकल आप देखेंगे तो हिमालय का एक बड़ा व्यवधान है। उसके बीच में जाने के रास्ते कुछ निश्चित नेचुरल पासेस हैं, कुछ दर्रे हैं। उन दर्रों को डेजिग्नेटेड यानी पहले से तय किया है इन दर्रों से हमारा मूल व्यापार होगा, वो गलवान के बाद से मेरे दोस्तों स्थगित है, वहां से व्यापार नहीं हो रहा है। तो दोनों देशों ने कहा है कि हम इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि इसको फिर से रीओपन किया जाए। थोड़ा न्यूज पे गौर फरमाएंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सर यहां लिखा है इंडिया एंड चाइना हैव रिज्यूम्ड
talks on border trade through all designated trade points after 5 year hiatus। यानी 5 वर्षों की जो देरी है उसके बाद में व्यापार चर्चा शुरू हो रही है। The Ministry of External Affairs on Thursday said that both countries are working। कौन कह रहा है? ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट कह रही है। तो यहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना के बिना वो इन्वॉल्व ही नहीं है और हम मर्जी से कह दें। इसका मतलब दोनों देश साथ में आगे बढ़ रहे हैं टू फैसिलिटेट द रिजम्पशन ऑफ ट्रेड थ्रू डेजिग्नेटेड पॉइंट, स्पेसिफिकली लिपुलेख पास इन उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से, शिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश एंड नाथुला पास इन सिक्किम। मेरे साथियों, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ही विचार कर रहे हैं कि इन ट्रेड जो पासेस बंद हैं यहां से वापस आवाजाही ट्रकों की शुरू हो, जिससे कि एक विश्वास कायम हो। आप एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में देखें मेरे दोस्तों, तो ये आपका हो गया जम्मू कश्मीर, ये है हिमाचल, ये है उत्तराखंड और ये है आपका सिक्किम। ठीक है सर। तो यहां पे उत्तराखंड का आपके जो पास आया वो लिपुलेख आया। लिपुलेख की लोकेशन है ये, जो कि नेपाल बॉर्डर, नेपाल, चाइना और इंडिया के ट्राई जंक्शन के नजदीक है। हिमाचल प्रदेश का शिपकिला की लोकेशन है ये, और यहां पे नाथुला दर्रा ये ऊपरी हिस्से के अंदर आप देख सकते हैं, जो कि सिक्किम में पड़ता है। इन 3 हिस्सों से, इन 3 पासे से व्यापार को फिर से शुरू करने की बात है। तो सवाल यह है कि क्या इसको शुरू करने से कोई आर्थिक लाभ होगा या सिर्फ ये संकेत है? थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि भी उसको करने से क्या कोई मॉनेटरी गेन होगा। हम अक्सर बोला करते हैं कि फॉरेन रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में हर पक्ष को आर्थिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? न्यूज को उसको स्पष्ट किया गया कि सारी घटना बता दी भी, कब कब ये रुका, किस तरीके से रुका, चर्चा यहां पर की हुई है। मेन बात ये लिखी है कि भारत और चीन दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर भी चर्चा कर रहे हैं, यानी जो आपका एयरलाइंस उसके थ्रू भी काम होगा। आगे देखिए, जो सीमा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो कि ट्रेड वाली बात है, हालांकि सीमा व्यापार का आर्थिक मूल्य अपेक्षाकृत कम है, ठीक है, इकोनॉमिक गेन कम है, कोई इसमें डाउट नहीं है, फिर भी इसकी बहाली सीमा पर तनाव कम करने के लिए एक विश्वास निर्माण उपाय के रूप में काम करेगी। यानी इट वुड बी ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। मतलब कि दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की जनता के बीच में यह स्पष्ट होगा, बाकी दुनिया को संदेश जाएगा कि हां जी, हमारे बीच में जो एक तनाव की वजह से जो काम रुका था वो तनाव कम हुआ है, तो काम फिर से चल रहा है। वो संकेत दे देगा कि दोनों देशों के बीच के संबंध सरल हैं, सहज है, जिससे कि एकाएक ये नजरिया ना बन पाए कि भैया दोनों के बीच में बनती नहीं है, तो तीसरे का फायदा इसमें नहीं होगा। तो आर्थिक कीमत तो निश्चित रूप से मिलने वाली ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका अलग जो बेनिफिट है वो हो जाएगा। आगे यहां लिखा है कि यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ रहा है। स्पष्ट है। तो भारत और चीन के बीच में यदि ये संबंध बढ़ते हैं, भारत का निर्यात अमेरिका की तरफ जाने की बजाय चीन की तरफ यदि जाता है, तो इसका फायदे 2 होंगे। एक तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो मैनेज होगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज, अमेरिका की जो निर्भरता हम पे बनी थी वो कंट्रोल हो जाएगी। तो चाइना सिर्फ इकलौता मार्केट नहीं हो सकता, हमें मल्टीपल मार्केट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा विश्वास की गुंजाइश यहां भी अभी उतनी हम नहीं कह सकते जब तक हम एक टाइम टेस्टिंग, कुछ चीजें हमें नजर ना आ जाए। और अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगा रहा है। चीनी विदेश मंत्री वैंग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा वार्ता करने के लिए 18 अगस्त को भारत आएंगे। मतलब जो हमारे जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनकी भी बात को लेकर के वैंग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात करेंगे। बहुत पॉजिटिव, एक बहुत बड़ी बात है। तो बीते 5 साल में जब से तनाव हुआ भारत और चीन के बीच में, तो पहली बार भारत के अंदर चाइनीज विदेश मंत्री वैंग यी की यात्रा हो रही है और अजीत डोभाल साहब के साथ में इनकी मीटिंग है। आपने सुना होगा रिसेंटली अजीत डोभाल साहब ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है और उनके आमने सामने बैठ के चर्चाएं हुई है। तो ये बढ़ता हुआ आरआईसी ही है, कुछ और नहीं है। इस वजह से ग्रिंगो थोड़ा सा परेशान है। ग्रिंगो की परेशानी के कारण और भी हैं। ग्रिंगो नहीं चाहता कि भाई चीन से संबंध बढ़े। कारण क्या? आपने सुना हो, ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो पे एक बार आप नजर डालेंगे तो ये जो जिसको हम बोलते हैं सोयाबीन भी एक इशू बन रहा है। सोयाबीन इशू क्यों बन रहा है? क्योंकि चाइना का अप्रॉक्स 70% से ज्यादा जो सोयाबीन है वो इंपोर्ट चाइना करता है ब्राजील से। अब यहां पर अमेरिका चाहता है कि भैया हमारा जो सोयाबीन है परचेस कर लो, हमारा जो सोयाबीन है परचेस करो। उसके लिए बोलता है हमारे किसान ग्रेट फार्मर्स, हम टाइम पे सर्विस दे देंगे, हमारा माल बहुत अच्छा है। क्योंकि अमेरिका को चाइना के साथ में बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन करना है। कारण यह है कि चाइना का भी
अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम है, तो अपने बैलेंस को करने के लिए अमेरिका पीछे पड़ा हो, उसके लिए वो चाहता है ब्राजील का पत्ता कट दिया जाए, क्योंकि ब्राजील से वैसे तनाव चल रहा है। लेकिन यहां पर चाइना एकदम स्पष्ट है कि भैया हम ब्राजील से ले रहे थे, ब्राजील से लेंगे, ज्यादा उलझने वाली बात यहां नहीं है। ये जो इन्होंने ट्वीट किया था उसको मैं पढ़ रहा हूं, ट्वीट मतलब जो इनकी सोशल ट्रुथ के ऊपर ये अपना पोस्ट डालते हैं। China worried about its shortage of soybeans. Our great farmers produces most robust soybean. I hope China will quickly. अब देखो सोयाबीन ऑर्डर दे देगा और हमें 4x करेगा। This is also way of substantially reducing China's trade deficit with USA. Rapid service will be provided. है ना, वो ये तो वो वाली बात होगी, डोमिनोस डिलीवरी इतनी देर में डिलीवरी देंगे सर, तो ना फास्ट सर्विस लाइक ऐसा कुछ। तो कुल मिलाकर के ये नहीं चाहता कि कैसे भी करके ये जो देश हैं, चाहे रशिया इंडिया हो, रशिया चाइना हो, रशिया ब्राजील हो, ब्राजील चाइना हो, ब्राजील इंडिया हो, ये आपस में मिले। तो यहां पे लुला डिसिल्वा ने तो अपने रंग दिखा दिए हैं। लुला डिसिल्वा बड़े स्पष्ट हैं, क्लियर कट बात की है। चाइना की अपनी पॉलिसीज बड़ी स्पष्ट है, और आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट संदेश दे दिए हैं, जो कि आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करता है। आत्मनिर्भरता का सीधा सरल मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर्स में हम आगे जाएंगे, हम यहां पे अपना स्पेस स्टेशन क्यों नहीं बनाते। इसके साथ में मेक इन इंडिया को हार्डकोर बनाने की यहां प्रयास है कि भाई छोटी छोटी चीजों पे आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि जिस रेयर अर्थ मिनरल के पीछे हम परेशान हुए हैं, भारत के अंदर लगभग 1200 जगह 1200 पॉइंट्स पे उसको ढूंढ के या उसके लिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप देखिएगा परिवर्तन बहुत जल्दी आएंगे। तो कुल मिलाकर के देखिए ये सारी दबाव की पॉलिटिक्स है, दबाव के परिणाम है, वरना हो सकता है हम समय के साथ में चीजों को कर रहे होते। आज जो स्थितियां ट्रंप की वजह से बनी, उस ट्रंप ने एक जो बहुत अवेटेड, मतलब मेरे नजरिए से बहुत अवेटेड है कि ये आरआईसी की ट्रॉइका है, या भारत को एक अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने वाली बात है, या तो अमेरिका पर निर्भरता को घटाने वाली बात है, या रशिया चाइना के साथ में संबंधों को ठीक करने वाली बात है। तो ये अपने आप नहीं हुई है, ये उस दबाव का परिणाम है, और दबाव ने अमेरिका का हित किया या नहीं किया, भारत का हित निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में कर देगा। आपका क्या नजरिया है? कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या वाकई में ये ट्रंप ने जो प्रयास किए उसका उल्टा असर उसके ऊपर पड़ के सीधा असर भारत, रशिया और चाइना पे पड़ गया। क्योंकि आरआईसी की मजबूती ब्रिक्स को मजबूत करेगी, और ब्रिक्स की मजबूती दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जहां पे वो अपने हितों को बरकरार रखते हुए ग्लोबल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में, चाहे फिर वो G7 हो, चाहे फिर वो नाटो हो, EU हो, या फिर उन सबका करता धरता USA, वो सब अपने निजी लालच में जीते हैं, और पूंजीवाद कभी किसी का सगा नहीं हुआ। आपके विचार कमेंट बॉक्स ओपन है। सेशन कैसा लगा, प्रेजेंटेशन यदि अच्छा लगा तो हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, कमेंट करके आप हमें भी आशीर्वाद दे सकते हैं। और यदि आपको लगता है भाई हाँ सुनना चाहिए, ठीक बोलता है, अच्छी बात बोलता है, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस फास्ट ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।